सभागार में आप सबकी उपस्थिति का अभिनंदन। पहले जोरदार तालियां आपकी इस उपस्थिति के नाम। ये जो सत्र है ये भारत के गौरव के उस स्मरण से जुड़ा है जिस पर धूल डालने का काम पश्चिमी अहंकार कहो, अज्ञानता कहो, गर्वोक्ति कहो, औपनिवेशिक दास्ता का एक चश्मा कहिए, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, परंतु भारत के इतिहास को झुठलाने की ये जिद कैसी है, इस जिद की परतें कैसी हैं, जिसे मिथक 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 सुनते सुनते हम थक गए, उसका इतिहास कैसा है, आज हम उसकी बात करेंगे। और जब भी ये विषय आता है तो मुझे लगता है कि रोमन परंपरा, नार्डिक परंपरा, ग्रीक परंपरा, एथेना की बात बड़े प्रमाणों के साथ की जाती है, ओडिन की बात, थॉर की बात, रोमुलस की बात, रेमेसिस की बात, मगर हमारे यहाँ जो है उसी को कि ये थे भी। और ये जब होता है तो जिद इतनी बढ़ती है कि राम और कृष्ण को भी झुठलाने का प्रयास दिखाई देता है। कृष्ण, राम केवल नाम नहीं है, नामों से जुड़ी वंश परंपराओं का पूरा इतिहास है, गणराज्यों का पूरा इतिहास है, नदियों के परिक्रमा पथ, उनके रास्ते क्या हैं इसका इतिहास है। मगर उन सबको कल्पित कहना, जो सरस्वती हमारे सामने बहती है हरियाणा में, यमुनानगर में, आज भी जिसके दर्शन किए जा सकते हैं, आचमन किया जा सकता है, उसको कहना कि सरस्वती तो एक किंवदंती है, कही हुई बात है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो जो सामने है उसे झुठलाने की ये जिद क्या है, उसके पीछे की राजनीति क्या है और वास्तविकता क्या है, आज इसी को परखने की कोशिश करेंगे। और मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, मेरे साथ इतना एक प्रभावी मंच है, ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा, आरती जी की आयु कुछ कम लग सकती है, मगर जब जीवन के एक बड़े हिस्से की बात करते हैं तो प्रतिशत में देखें तो भारत की साधना के लिए जिन्होंने अपना जीवन दिया, ऐसे पैनलिस्ट के साथ में मैं हूँ। मैं पहला प्रश्न डीके हरि जी से करना चाहूँगा। हरि जी, ये मिथ या मिथ्या जो शब्द है, इस शब्द का उपयोग और पश्चिम में जो माइथोलॉजी का प्रयोग होता है, ये कब से प्रचलित हुआ? मैं शब्द की भी बात कर रहा हूँ, इस शब्द की यात्रा यानी एटिमोलॉजी की भी बात कर रहा हूँ, और शब्दों के इतिहास यात्रा के साथ मैं इस माइथोलॉजी और मिथ्या की जड़ पकड़ना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। ये शब्द मिथोलॉजी, वो तो अंग्रेजी शब्द है, वो तो 700 साल से है वो शब्द। उसके पहले ग्रीस में, ग्रीक में फॉर रफली 2500 ईयर्स मिथोस शब्द है। प्लेटो, सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, उस समय से वो शब्द है। हेरोडोटस शब्द है मिथोस। लेकिन भारत में संस्कृत और बाकी अन्य भाषा में मिथिया जो है वो शब्द हमारे पास शायद 7000 साल या उनसे भी पुराना है हमारे पास वो शब्द। क्योंकि हम सच क्या है समझते हैं, मिथिया क्या है वो भी समझते हैं, इसलिए ये शब्द प्रयोग में है, हमारा लिटरेचर में भी है। और ये शब्द क्योंकि यहाँ इतना पुराना है, यहाँ से ही ग्रीस का है और वहाँ से इंग्लैंड गया है, ये साफ है। What happened is, after 350 CE in Europe, when the pagan system was given up and they moved to Christianizing Europe from 350 CE onwards, that is कॉन्स्टेंटिनोपल राजा के समय के बाद, सो जो भी उसके पहला का सोच था, चिंतन था, वो सब उनको इट हैड टू बी कट आउट।
So they used the term mythos for उसके पहले जो भी था. So it was a clean cut. वो देने के लिए mythos कह दिया. और ये शब्द पूरा यूरोप में अगला 1000 साल चला. और अंत में जब इंग्लैंड आया 700 CE के बारे में और 1300 CE भी, जब अंग्रेजी भाषा का इम्प्रूवमेंट हो रहा था, उस समय ये मिथोलॉजी शब्द उन्होंने प्रयोग करने के लिए. सो यू हैव यूसेज ऑफ द आइडिया ऑफ सेइंग एनीथिंग दैट इज प्राकृतिक, एनीथिंग दैट इज बिलोंग टू दैट भूमि एज मिथोलॉजी, मिथोस. और उसके पहले जो है वो कट करने के लिए कर दिया. और उसके बाद जब कॉलोनाइजर्स भारत आए थे, उन्होंने उसके पहले 1000 साल कर रहे थे यूरोप में जो भी पुराना था पहला था उसको मिथोलॉजी या मिथोस कह रहे थे. जब यहाँ आया देखने के लिए, उस प्रयोग, उस सोच, उस चिंतन को यहाँ भी उसने इस्तेमाल किया कि जो भी यहाँ भी पुराना है ये भी मिथोलॉजी है. सो 400 साल से यहाँ भी मिथोलॉजी का शब्द, मिथोस का शब्द का usage has started in saying everything as mythology in Bharat. All the ऐतिहासिकता, पुराणता, सब कुछ, all the Jnana Parampara as he says. Use the word, very nice word, use the word Parampara. My wife will explain sometime later how the word Parampara itself comes about. So that is how the shift happened. While the word, the idea of the word has moved from Bharat to the West, over the land, over the millennia, its imposition on our system of knowledge has happened, especially in Bharat, in the last 400 years, because they were using it for 1000 years before that in Europe. So they had no problem in extending the usage. That is how we got the imposition of mythology in India. Parallelly, at the same time, all the Indian literature written in the Indian languages, जो भी क्योंकि वर्नाकुलर का शब्द उतना उचित नहीं, प्रदेश भाषा में जो भी लिख रहे थे, they never used the word mythology. They only used ऐतिहासिक. So while in English, French, Portuguese, Spanish, and Greek, they were using the term mythology, all the Bharata Bhasha, consistently all the scholars used only ऐतिहासिक. So there are parallel two things happening. Very important to note. We never called it mythology in जो भी भाषा, be it Assamese या पंजाबी या तमिल या कन्नड़ा, मलयालम, सब भाषा में ऐतिहासिक का प्रयोग हम कर रहे थे. ये 400 साल कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं. So there's a dual thought process parallel happening between Indian languages and European languages. So we never gave it up. Credit must be given to all the Indian scholars and writers to not give up using ऐतिहासिकता in their thought process in spite of so much of dabav, so much of pressure from the colonial writers to change the narrative. We never did. Because that's why we didn't use the word mithya at all if you see in any language. It's a beautiful, important aspect to note. We stuck to our dridata. That shows the strength of the Manav in us, in our literature. धन्यवाद हरि जी. मैं आपने जो विषय रखा उसी को थोड़ा आगे अगर देखें कि प्रादेशिक भाषाओं में जो साहित्य सर्जना की जा रही थी, जो शोध किया जा रहा था, उन्होंने कभी भी ऐतिहासिक शब्द को नहीं छोड़ा और इसका श्रेय उनको मिलना चाहिए. परंतु इसके साथ एक और प्रवृत्ति दिखती है कि ऐतिहासिक के स्थान पर कई लोगों ने यदि उसे पौराणिक कहा तो ये ऐतिहासिक नहीं है और पौराणिक है, और पौराणिक है तो सब कुछ गल्प है, कही सुनी बात है, ऐसा वास्तव में कुछ नहीं है. इस जिद को और इसके सामने भारतीय ज्ञान परंपरा को आप कैसे देखती हैं? मैं हेमा जी से जानना चाहूँगा. नमस्ते, धन्यवाद. यहाँ आके बात करने में बहुत खुशी हो रही है. यहाँ पर एक्चुअली
डिफरेंस जो है, जब हम मिथ्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हम क्या मीन कर रहे हैं, और जब मिथोलॉजी है तो उसका अर्थ क्या है, इसमें काफ़ी कुछ अंतर है। जब हम मिथ्या प्रयोग कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि ये सत्य है और ये मिथ्या है, यानी कि ट्रू या फॉल्स। फॉल्स भी सच है, लेकिन ये सामने में सच दिख रहा है, ये मिथ्या है, ये जो क्लेम कर रहा है वो सही नहीं है, सही और मिथ्या। लेकिन जब मिथोलॉजी और मिथोस की बात आ रही है तो उसमें काल्पनिकता जुड़ जाती है। हमारे मिथ्या में काल्पनिकता नहीं है, मिथ्या अलग है, काल्पना अलग है, कल्पना बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, मैं अगर कहूँ तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जो कहा, उसमें मिथ्या भी है। मगर उसमें कल्पना का पुट नहीं है। हाँ, कल्पना नहीं है, हमारे किसी में कल्पना नहीं है। और लेकिन उनके मिथोलॉजी में काल्पनिकता जुड़ी हुई है। और वो क्यों? वो इसलिए, जैसे हरि जी ने बताया, उन जो सब प्राकृतिक धर्म थे, प्राकृतिक मत, धर्म का शब्द हम जब साउथ से आ रहे हैं हमें अच्छी फर्क मिलती है, धर्म क्या है और मत क्या है। लेकिन यहाँ नॉर्थ में थोड़ा मिल गया है, रिलीजन हैज़ बिकम धर्म। लेकिन जो नेचर धर्म है, वहाँ सब देव, नेचर, प्राकृतिक देव को जब आप उनका वर्णन करना चाहते हो, कैसे करोगे आप उनको काल्पनिक रूप में ऐसे जैसे कोई पुरुष है, लेडी है, उनके आपस में जो इंटरैक्शंस है, तो वो मेटाफरिकल है। हमारे इसमें एक बहुत सुंदर शब्द है लिंग। लिंग का सिर्फ शिवलिंग नहीं है, लिंग का अर्थ होता है जो किसी और के और दिखा रहा है, जो किसी और का प्रभात कर रहा है। तो ये लिंग, हमारे सारे पुराण सब लिंग जैसे मेटाफरिकल लैंग्वेज है। ये मेटाफरिकल वे ऑफ डिपिक्शन है जिसमें हम ह्यूमन मनुष्य के रूप में देव देवी और उनका भी जो इंटरैक्शंस हैं, उनका एग्जिस्टेंस है, बता रहे हैं। लेकिन ये जब पूरा पेगन करके किया गया तो ये काल्पनिक हो गया। तो इसीलिए, और जब 400 साल से ये शब्द सुनते आए हैं, मिथोलॉजी काल्पनिक है, आपकी लिटरेचर सब कल्पना से आई हुई है, तो यहाँ पर भी हमारे मन में प्रभाव पड़ गया कि पुराना भी काल्पनिक है। पुराना काल्पनिक नहीं है, कल्पना अलग है। कल्पना हम किसी जो चीज़ नहीं है उस कभी भी जो चीज़ नहीं है भी उसका भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी काल्पनिक इज समथिंग डिफरेंट। मेटाफर, सिंबॉलिक इज अ वे ऑफ representing what is there but in a different manner। और पुराना वही है, मेटाफरिकल रिप्रेजेंटेशन है जो साथ साथ इतिहास को भी जोड़ लेता है। तो इतिहास को भी ऐसे प्राकृतिक वातावरण से जोड़कर मेटाफरिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, वो कल्पना नहीं है, कल्पना अलग है। बिल्कुल। हरि जी, एक शब्द अभी आपने जहाँ समाप्त किया, मैं उसकी भी बात करना चाहूँगा। आपने इतिहास कहा, इतिहास, तो जरा इसकी भी स्पष्टता लोगों को हो। तो सारे शब्द हमारे भाव, हमारे अर्थ और गहराई को अभिव्यक्त नहीं करते, ऐसा ही एक शब्द इतिहास भी है। So the word history comes from the Greek author Herodotus, who lived roughly around 400 BCE. He wrote a book called Historia. From that comes history. Actually, in the book Historia, if you read carefully, the authentic translation, lots of reference is about Bharat. Lots. And wonderful references are there which we can form our own Bharata Parampara stories. Amazing content is there, including cotton. Do you know what he says? It is strange that Indians grow sheep wool on plants. He says that in the book Historia, we are growing sheep because they know only sheep wool for cloth. We are growing sheep wool on plants. That's how they explain cotton. Like that, there are so many explanations. Right. If you look at the word itihasa, it's got a beautiful. Itihasa, the term means, it's a 3-component word. Itihasa. It thus happened. Aisa hua.
एंड तमिल में कहते ईद इपड़ी निगழ்ந்தது, सब भाषा में है, उस तरफ भारतीय भाषा में है. सो इट इज events that happened as explained, and in Bharat there are only two itihasa, no more than two. One is Jaya, authored by Maharishi Vedavyasa, whose given name is Krishna Dvaipayana, Krishna the island born. So that is Itihasa, because he saw it happen. His own grandchildren were fighting it out in the Kurukshetra battle. So he wrote about his own family. They were his biological grandchildren. So he wrote about it. So that bit is Itihasa. Similarly, Valmiki Ramayana alone is Itihasa because he wrote it listening to the details from Ma Sita and others, and wrote a first-hand report which was narrated as a song by Lavakucha to their father, Sri Ramchandra Murthy. So he heard and approved it. So so these are Anko Deka Hal, first-hand report. Anybody else's is not Itihasa. They are Kavya, Mahakavya, all that you can call. If Kalidasa wrote Raghuvamsa, it's a Kavya, Mahakavya. It's not Itihasa. Then all other works are Pauranic. As she said, they have story element in it. They also have metaphorical element in it. It's a good judicious mix of both, because that is how stories will come across thousands and thousands and thousands of years. Very important point, I'll just add on. See, the historiography is a subject. History is a subject. In that there is a subject called historiography. Very important subject. हमारा historiography 7,000 8,000 साल से है, continuous, unbroken. लेकिन यूरोप में हिस्ट्रियोग्राफी सिर्फ 700 साल का है. 700 साल का हिस्ट्रियोग्राफी है उनके पास. 350 BCE, जब हेरोडोटस and Aristotle, Plato, Socrates were there, till 350 CE, when Constantinople accepted Christianity and made the religion of Europe. So only for 700 years you have recorded history. Then उसके बाद 1000 साल का उनका dark age है. No history in Europe. So उनका period of history है सिर्फ 700 साल. उसके बाद 1350 CE से इसी उनका 1350 CE के सी उनका हिस्ट्री फिर एक बार प्रारंभ होती है. सिर्फ अभी 700 साल का हिस्ट्री है. सो उनका 2 विंडो है 700 years of history. सो इनके लिए जो हिस्ट्रियोग्राफी है वो राजा पर उनका बेटा का नाम, जो भी वॉर्स उन्होंने किया लिख सकते. लेकिन 7,000 8,000 साल में कितना राजा का नाम आप याद रखेंगे, कितना बैटल्स का नाम आप याद रखेंगे? सो नॉट पॉसिबल. सो the people who designed our Puranic literature realized this 7,000 years ago. And even in Brahma Puran, they say very clearly in one shloka that even if you sit for 100 years and list out all the king's name, you will not list the king's name or their achievement. So what is important? The 4 Purushartha are important. So the focus is not the lineage or the genealogy. It's there important, but the focus is the 4 Purushartha of living. So the historiography of 700 years gives you lineage, chronology. The historiography of 7,000 years gives you the 4 Purushartha. So our focus is the Purushartha. We also have lineage, we also have genealogy. So that is the difference between Bharata system of record keeping and the European system of record keeping, because we are into 10 times. बिल्कुल ठीक. इतिहास के बारे में हमारी दृष्टि, समझ और गहराई एक अलग स्तर की है, और उसे तकनीकी आधार पर, तर्क के आधार पर, व्याख्या के आधार पर समझा जा सकता है. आरती जी, मैं अब प्रश्न आपसे करूंगा, और ये जो प्रश्न है मिथक, इतिहास, धारणा, परंपरा, आस्था, इन सब के विषयों को साथ लेकर चलता है. ये भारत की आस्था से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रश्न है जिसे
बार बार मिथक बताया जाता है कि ये फिजूल बात है, बेकार की बात है। कई बार उसको राजनीति से भी जोड़ दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ गाय की। गौ सेवा, गौ पूजा भारत में इसकी एक पुरानी परंपरा रही है। उसकी मान्यता, आस्था उसके साथ जुड़ी हुई हैं। आजकल उसको राजनीतिक विमर्श का हिस्सा भी बनते हुए हम देखते हैं। मगर मैं, आपकी तो इकोनॉमिक्स पर एक पुस्तक भी है, मैं आज की पीढ़ी के हिसाब से अगर समझना चाहूँ तो हिंदू धर्म में गाय की भूमिका को आप कैसे देखती हैं, उसकी देखभाल और बाकी जो धारणाएं हैं वो क्या मिथ्या हैं या वास्तव में उपयोगी हैं? कोई वैज्ञानिक कसौटी है या एक नाहक थोपी हुई और बेवजह की चीज़ है? पहली बात तो सबको बहुत आभार देना चाहती हूँ, आप आए, मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे अपना मत रखने का अवसर दिया। आपने बहुत कुछ एक प्रश्न में पूछ लिया है मुझसे एक्चुअली। तो पहली बात तो एक दो ही ऐसे विषय हैं जो हिंदू धर्म के जितने पंथ हैं, जितनी परंपराएं हैं, सब मानते हैं। एक है उसमें से ओम, जो अनाहत ध्वनि हम मानते हैं, और दूसरा है गाय। तो जो गौ की जो स्थान है उसका, वो उसको दैविक मानते हैं। उसको हम जो नॉर्मल एनिमल्स जैसे एनिमल राइट्स वगैरह मानते हैं, हम उस श्रेणी में ही नहीं आती है गाय। हाँ, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि पहली बात तो आप देखिए, कोई भी आप शास्त्र उठा लीजिए, चाहे आप कोई वेद उठा लीजिए, कोई उपनिषद उठा लीजिए, भगवद गीता उठा लीजिए, आगमा उठा लीजिए, और इन सब का अध्ययन मैंने किया है पुस्तक लिखने के पहले। पुराण उठा लीजिए, कोई भी आप शास्त्र देख लीजिए, किसी भी शास्त्र में गौ का स्थान दैविक से कम वर्णित है ही नहीं। और वो उसके कारण अनेक हैं। पहली बात तो अगर हम अभी को थोड़ी देर के लिए पॉज करें, आपने शास्त्र और आगम पुराण की बात की, आपने कहीं से भी रेफरेंस उठाया, मगर ये आस्था के बिंदु हैं। मैं तर्क की दृष्टि से जी मैं उस पे आ रही हूँ। तो अगर आप देखें तो अगर वैदिक समय की जो व्यवस्था थी, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, और चाहे हमारी धार्मिक व्यवस्था हो, जो कि हमारा होता है मोक्ष, एक धर्मार्थ मोक्ष, काम मोक्ष मानते हैं हम, तो उन सब में गौ जो थी वो केंद्र पे थी। हम धार्मिक एक स्थान हो गया उसका कि हम अपनी आस्था रखते हैं, लेकिन आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में भी गौ केंद्र पर थी। तो देखिए, जो हमारा पहले जो हमारी सोसाइटी थी या इकोनॉमी थी, वो एग्रीकल्चरल मानते हैं हम, कि कृषि पे निर्भर करती थी हमारी काफ़ी तक। लेकिन वो केवल कृषि नहीं था, ये कृषि अभी मॉडर्न डे में हम डिस्क्राइब करने लगे हैं। लेकिन आप देखें तो ओरिजिनल जो था वो गौ के बिना तो कृषि हो ही नहीं सकता था। अब वो चाहे गोबर हो, चाहे वो गौमूत्र हो, और चाहे वो गाय की ब्लेसिंग हम माने उसको, उनसे हम उपजाऊ बनाते थे। चाहे हमें खेत को टिल करना जिसको बोलते हैं, लैंड को, सब में गाय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। और ये वर्णन है उसका सब जगह। आगमा में अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर पूजा विधि लिखी है कि बीज बोने के पहले गौ पूजा होनी होती है, और गोबर के बिना आप वो अनुष्ठान कर नहीं सकते हैं। कुछ गृह प्रवेश करना है तो उसके बिना आप अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं। यज्ञ करना है तो आप उसकी घृत के बिना, गोबर के बिना आप यज्ञ नहीं पूरा होगा आपका। अब अगर महाभारत में देखेंगे तो पांडवों का यज्ञ रुक गया था क्योंकि उनकी गाय चुरा ली गई थी। तो ये सब कहानियाँ नहीं हैं, दिस इज़ हाउ द सोसाइटी फंक्शनड। एंड अभी मैं आर्थिक में बात की, आप सामाजिक में आ जाएं और धार्मिक में आ जाएं तो उस समय आप देखिए, एक मैं छंदोग्य उपनिषद का आपको एक रेफरेंस देती हूँ। उसमें एक कहानी है सत्यकामा जबला की। तो उसमें ही इज़ लाइक एन ऑर्फिन। उसको वो गुरु के पास जाते हैं, गुरु को बोलते हैं मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान दीजिए। गुरु कहते हैं तुम्हें नहीं समझ में आएगा। बोलते हैं नहीं, आग्रह करते नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए। मुझे वो गुरु को लगता है कि ये थोड़ा सिंसियर है, इसके अंदर थोड़ी निष्ठा है, तो बोलते हैं तुम ब्रह्म ज्ञान छोड़ दो, तुम्हें नहीं आएगा समझ में, जो मैं बोल रहा हूँ बस तुम वो करो, टू द लेटर जिसको बोलते हैं। बोलते हैं ये 400 गाय दी थी उसको, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, बट बहुत कमज़ोर और वैसी गाय उसको दे दी। बोले तुम जंगल में चले जाओ,
जब तक ये स्वस्थ ना हो जाएं और 400 की 1000 ना हो जाएं, वापस मत आना मेरे पास। तो कहानी बहुत लंबी चलती है, बट मैं ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। वो जाता है और वो इतना ज़्यादा गौ सेवा में इतनी लगन से करता है, इतना मगन हो जाता है कि वो खुद भूल जाता है कि मैं मनुष्य हूँ। वो अपने आप को भी गौ समझने लगता है और उसका इतना स्टेट इवॉल्व हो जाता है कि वो सारे वन में जितने पशु पक्षी होते हैं सबकी भाषा समझने लगता है। तो दिस इज़ डिस्क्राइब्ड इन ग्रेट डिटेल। अब आप उसको जिस भी तरीके से समझना चाहें, एंड में ये होता है कि वो देखता है कि उसको पता भी नहीं चलता है कि कब 1000 हो गई वो गाय। फिर उसको एक कुछ याद दिलाते हैं कुछ पशु कि आपको अपने गुरु के पास वापस भी जाना था, आप तो भूल ही गए, आप यहाँ वन में ही गौ सेवा में ही मगन हो गए। फिर वो गुरु के पास जाता है, तो गुरु फिर देखते हैं कि उसके जितने भी अंदर के जो रेस्टलेसनेस होती है, जो क्या बोलते हैं उसको, नकारात्मक विचार जो होते हैं, नेगेटिविटी बोलिए, वो सब उसके अंदर ध्वस्त हो गई है। उसी समय गुरु उसको बोलते हैं मैं तुमको ब्रह्म विद्या दे रहा हूँ, और बोलते हैं तत्वमसि, एंड ही गेट्स एनलाइटेड। सो दिस इज़ द पावर ऑफ गौ सेवा, जो कि केवल एक मॉरलिस्टिक चीज़ नहीं है। उससे हम इतने ज़्यादा मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, इट इज़ एक्चुअली बियॉन्ड मेंटल हेल्थ। इट इज़ द स्ट्रेट एंड सिंपल पाथ टू मोक्षा एंड एनलाइटनमेंट। लोग उस भावना से करें ना करें अलग बात है, लेकिन उसकी अंदर जो शक्ति है वो इस लेवल तक है। वो एवरीडे प्रॉब्लम्स तो आप भूल दीजिए, उसमें तो लिखा है कि आपको ब्रह्म विद्या समझ में आ जाएगी। जो बेवकूफ़ बालक था उसको तत्वम असी का रियलाइजेशन हो गया। तो आप आई थिंक कुछ और प्रश्न हैं आपके पास? निश्चित हरि जी, हाँ, मैं बिल्कुल आप ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। What she explained was beautiful. Thank you. I'll just give an add-on to the cow perspective. आज भारत is able to make food grains up to 125 to 130% of the Bharata requirement, which is a great achievement in the last 50-70 years. But we have a problem today in agriculture. That is, the soil has gone dead. Reality is that because of excess chemical fertilizer usage and pesticide usage, we will not be able to sustain this 120-130% yield for the next 50 years as it is now. Then what is the way out? It's a serious question for whole of Bharat, not just agriculture scientists, for all of us, because our population is going to increase, we need the food. The only way out is the cow ka dung, desi cow. Because if you give the dung of desi cow in a soil and leave it there, मेरा हिंदी उतना उचित नहीं, हम हिंदी और अंग्रेजी में मिलके प्रयत्न करेंगे। ओके, जो भी है ना, जो देसी गाय का गोबर होती है उसमें एक सुगंध है, खुशबू है। जब वो पृथ्वी के ऊपर वो फील्ड में गिरती है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म 1 फुट या 1.5 फुट नीचे है, उसमें वो सुगंध मिलके ऊपर आकर उस खेत को माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव करते हैं। जब हम उसमें यो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डालते हैं, वो सब एक्टिव नहीं है, शायद दे ऑल्सो डाई अप। सो बट ये एक्टिविटी ऑफ गोबर, जो गोबर का एक्टिविटी है, वो A1 काऊ से नहीं, का गोबर से नहीं होती है, सिर्फ A2 काऊ का गोबर से ही होती है। वो हमारा देसी गाय है। अलग अलग देसी गाय हमारे पास। ऐसा शोध है, ऐसा शोध है? Yes, we have written about it in our book very clearly 10 years back. तो शोध है, so that is the only, because जितना भी आप A1 गाय का गोबर डालेंगे उसमें वो खुशबू नहीं है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चाहिए। ठीक। So the only revival of dead soil to microorganic activity soil is A2 का गोबर। So भारत को अपना कृषि का फिर एक बार पुनर्जीवन करना है, तो अगला 50 साल में A2 गाय का गोबर अवश्य
किसी भी फैक्ट्री से बिल्कुल। किसी भी में नहीं मिलेगा, सिर्फ गाय का गोबर से ही मिलेगा और A2 गाय का, देसी गाय का गोबर से ही मिलेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल। आज नहीं समझेंगे, 10 साल के बाद समझेंगे तो ये सब उसका ही पालन करेंगे। जी ये हरी जी, अवश्य आने वाली है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस विषय का भी निस्तारण हुआ होगा कि वैज्ञानिक आधार जो देसी नस्ल की गाय हैं उनका वो प्रमाणित है। हरि जी की पुस्तक में उसका उल्लेख भी है। मैं फिर उसी विषय पर लौटता हूँ। हेमा जी, मेरा प्रश्न आपसे है, जो माइथोलॉजी की बात थी कि हमने औपनिवेशिकता की बात की, औपनिवेशिक दृष्टिकोण की भारत की। भारत लंबे समय तक दास्ता के जाल में रहा है। ऐसे में माइथोलॉजी शब्द का प्रयोग हमारे इतिहास के लिए, पहले हमने शब्द की यात्रा को समझा, मैं कहूँगा कि भारतीय इतिहास को झुठलाने के लिए माइथोलॉजी शब्द का प्रयोग है। उस प्रयोग को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि उसके पीछे कुछ एक मंतव्य रहा होगा, उसके पीछे कोई मोटिव रहा होगा और उसका एक इम्पैक्ट यानी उसका एक प्रभाव भी पड़ा होगा। तो इसके पीछे विचार क्या था और इसका इम्पैक्ट यानी असर क्या रहा है? हाँ, इसके एक्चुअली ये मैथोलॉजी शब्द क्यों उन्होंने प्रयोग किया भारत पर, इसके लिए कई कारण हैं। एक तो कारण हमने देखा कि जो पुराने स्टाइल के जो वर्णन हैं, प्रकृति बेस्ड हैं, उनको सब उन्होंने 350 CE से रक्त कर दिया और इसको मिथोलॉजी कर दिया। वो एक बात हमने देखा है। दूसरी, और भारतीय पुराण सब ऐसे मेटाफरिकल लैंग्वेज है। मेटाफर का एक बहुत और एक अच्छा उदाहरण ये गौ भी है। गौ 3 चीज़ के लिए प्रयोग होता है। एक तो गाय और एक भूमि को भी गौ कहा जाता है। वेदों में भूमि के लिए गौ शब्द यूज़ किया गया है और ज्ञान के लिए भी गौ शब्द यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीज़ सस्टेन करती हैं। सस्टेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल, टिकाती हैं। जीवन और प्रकृति को टिकाती हैं ये 3, भूमि, ज्ञान और गाय भी। तो इसीलिए ये तो मेटाफरिकल है। तो शब्द मेटाफरिकल का क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ रूपक कह हाँ, सकते हैं। रूपक मेटाफर यानी कि रूपक, जैसे लिंग। तो ये रूपक का प्रयोग फंक्शन से होता है, क्रिया से होता है, उसका धर्म, उसका नेचर, उसके प्रकृति से हम जोड़ते हैं शब्दों को। ये नहीं कि ये चीज़ का शब्द है, उसकी क्रिया और उसके प्रकृति, उसके गुण के तौर से हम शब्द चुनते हैं। इसीलिए गाय, भूमि और गाय को भी और ज्ञान को भी गौ किया बोलते हैं। तो ऐसे मेटाफरिकल रूपक भाषा उनको समझ में नहीं आ रही थी, तो वो सबको ब्लैक एंड वाइट में देख रहे हैं। क्योंकि क्या बात है, ये इसका आपको और पीछे जाना पड़ेगा। जो ब्रह्म पंथ और अब्रह्म पंथ, अब्रह्म यानी कि एब्राहमिक, तो उसमें आप जाएंगे तो आप देखेंगे ये सब किताबों और एक लीडर को आप ट्रेस कर सकते हो जिसमें डूज डोंट्स साफ साफ लिखा जाता है। तो यानी कि बहुत ब्लैक एंड वाइट, ये या नहीं। लेकिन जब ब्रह्म पंथ को आप देखोगे, जैसे भारतीय या पुराने मेसोपोटामियन, इजिप्ट, असीरियन, मायन, जो प्राकृतिक बेस थे, इसमें शेड्स ऑफ ग्रे, क्योंकि ये सब मेटाफरिकल, ये कभी देवताओं को एग्जैक्टली डिपिक्ट नहीं कर सकते। दे कैन ओनली शो इट थ्रू रूपक तौर से दिखा सकते हैं। तो दिस इज अनदर रीजन फॉर मिथोलॉजी। बट मोर इम्पॉर्टेंटली क्या हुआ, औपनिवेशिक समय में जो ब्रिटिश अंग्रेजी ऑफिसर भारत आ रहे थे, तो भारत के लिटरेचर और ज्ञान और परंपरा में वो लोग मग्न हो गए। तो वो भारतीय वैल्यूज़ जो हैं उनको लेकर वापस इंग्लैंड जा रहे थे। तो उनको लग गया कि अरे भाई, ये भारत की इतनी प्रशंसा करेंगे तो हम कैसे भारत पर राज कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें भारत के सारे चीज़ को मिथोलॉजी या
गलत दिखाना होगा, कम दिखाना होगा, इसलिए वहाँ पर जो ऑफिसर्स यहाँ आ रहे थे उनका एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, हेलीबेरी कॉलेज। तो वो हेलीबेरी कॉलेज में उनको यहाँ वहाँ ट्रेनिंग दे के भेज रहे थे, और ये ही बना भारत में उनके जाने के बाद भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव IAS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ICS के पहले ये हेलीबेरी लीनिएज से ही वहीं से आ रहा है। वो गवर्नमेंट जब ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़ के गई उसके बाद हम उसी को हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो ये आइडिया ऑफ मिथोलॉजी ये बैठ गया इधर। तो दैट इज़ द रीज़न यू फाइंड इट इन टेक्स्ट एवरीथिंग यू फाइंड दिस, बट देयर आर मेनी अदर रीजंस। फॉर वन ऑफ द इंस्टेंसेस कि क्रिश्चियन थॉट में 23 अक्टूबर 4004 BC 9 AM तभी बना सारा यूनिवर्स, अर्थ यूनिवर्स ही तभी, सृष्टि तभी हुई। तो उनका एक डेट देते हैं जो 4004 BC में। तो उसके पहले जो सभी चीज़ें हैं वो सब मिथक हो गई उनके लिए। तो जी, भारत का जो है काल समय उसके कितने हमारी पुराने कालगणना पुराण- तो बहुत पीछे जाती है पीछे और जाती उसका है। एक वैज्ञानिक तथ्यात्मक वर्णन हमारे पास है। जी Just add on to that point what she said. It's a very important point because उनके लिए Reverend James Usher of Ireland gave this date of 9 AM 23 October 4004 BC। भगवान ने, अब्राहम ने ये सिर्फ पृथ्वी नहीं, सिर्फ सूर्य नहीं, सिर्फ सूर्य मंडल नहीं, पूरा प्रपंच को सृजन दिया। लेकिन यहाँ भारत में हमारा कृष्ण, रामा और उसके पहले परशुरामा सब कुछ उसके पहले का डेट का था। जब पृथ्वी छोड़ो, सूर्य मंडल छोड़ो, जब सृजन ही नहीं हुआ उनके दृष्टिकोण से यहाँ कैसे ऐतिहासिकता हो सकती है? इसीलिए उन लोगों को तो पूरा भारत का ऐतिहासिकता को मिथिया बोलना अति आवश्यकता उनके लिए। नहीं तो यहाँ पृथ्वी हो सकती है, गंगा बह सकती है, बाकी सब नदी बह सकती है और लोग रह सकते हैं और लिख सकते हैं, लेकिन उनके हिसाब से पृथ्वी ही प्रारंभ नहीं हुआ। दैट इज सो दे हैव अ ग्लास सीलिंग। सो सब कुछ उस ग्लास सीलिंग के अंदर लेकर आना पड़ेगा उनको। सो यूरोप का ग्लास सीलिंग, रेवरेंड जेम्स अशर का ग्लास सीलिंग था। इसीलिए अवश्य उनको दृढ़ता से ये सबको मिथोलॉजी बनना उनके थियोलॉजी में अवश्य था। धन्यवाद। मैं आरती जी आपसे एक और विकृत धारणा के बारे में जानना चाहूँगा। एक तो है इतिहास को झुठला देना, दूसरा जो व्यवस्था है उसकी विकृत परिभाषा करना, ये भी एक है। और भारत के बारे में सबसे ज़्यादा विकृति, सबसे ज़्यादा आक्षेपण का काम अगर हुआ है तो वो जाति व्यवस्था को लेकर हुआ है। हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार जाति व्यवस्था क्या है और इस पर जो आक्षेप लगाने का काम करते हैं, अंग्रेज़ी में जो इसे कास्ट सिस्टम ही कहते हैं, वो कास्ट सिस्टम क्या है, क्या दोनों में अंतर है, क्या आक्षेप सही है या ये विमर्श कुछ और गहराई या शोध मांगता है? तो ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है विषय। उतना एक्चुअली में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप देखें तो वेदों में, आगमा में, उपनिषद में, भगवद गीता में, सब में 4 वर्ण मेंशन्ड हैं। उसमें उन्होंने 4 वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसमें सबका धर्म, अगर आप आगम शास्त्र में आएंगे तो उसमें सबकी धर्म का मार्ग सबका क्या है उसका बहुत डिटेल्ड वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, जातियाँ जो थीं, जाति वर्ण से भिन्न थी। जाति हज़ारों हो सकती हैं, 50,000 भी हो सकती हैं। और ये एक फैक्ट है, मैं अभी इसमें आगे जब बताऊंगी वो कैसे कन्वर्ट हुआ तो मैं उसमें आऊंगी। मैंने लेकिन इसलिए पूछा क्योंकि आपका इस पर शोध है। यस यस, मैं अभी उसमें और एक्सपैंड कर रही हूँ। तो जो जातियाँ थीं वो किसी वर्ण के अंदर बद्ध नहीं थीं। जाति केवल, मनुष्य भी एक जाति है, जो पशु हैं उनकी भी जाति होती है। तो जाति वॉज अ वेरी ब्रॉड टर्म जिसको कि बहुत ही एक तरीके से संकुचित ढंग से समझा गया और उसको बहुत ही संकुचित ढंग से यूज़ किया गया।
तो जो ये कास्ट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, पहले ये एक समझने की बात है कि वो वर्ड कास्ट आया कहाँ से। तो जो कास्ट है वो कास्टा से आता है पोर्चुगीज़ में, और पोर्चुगीज़ में उस शब्द का अर्थ कुछ अलग होता है। पोर्चुगीज़ में कास्टा का मतलब होता है ब्रीड, या जैसे कि अब घोड़े की नस्ल कैसी है, तो वो नस्ल के सेंस में यूज़ होता है कास्टा। जब 15th सेंचुरी के अराउंड स्पेनिश इंक्विजिशन वगैरह के टाइम पे जब उन्होंने कई सारे, सॉरी मैं बीच में समझने के या, लिए रोक sure. रहा हूँ। आपने कहा कि मनुष्य भी एक जाति हो सकती है, पशु भी एक जाति हो सकती है जी, तो यहाँ पर ये नस्ल के बारे में नहीं है और कास्टा में ये नस्ल के बारे में है। जी। दोनों में क्या डिफरेंशिएट करेंगे आप? देखिए जाति जब हम कह रहे हैं तो हम हजारों जातियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो कास्टा में कह रही हूँ, जो ओरिजिनल वर्ड था वो नस्ल की बात कर रहा है, लेकिन जो कास्ट है वो नस्ल नहीं है। तो मैं वही बता रही हूँ, आप एक मिनट मुझे एक दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूँ पहले कि वो कास्टा कास्ट बना क्यों। तो जो कास्टा था वो नस्ल की बात थी, लेकिन जब क्रिश्चियनाइजेशन शुरू हो गया 15, 16, 17 सेंचुरी में, तो जो न्यू क्रिश्चियंस होते थे उनको कास्टास में डिवाइड करना शुरू किया स्पेनिश पोर्चुगीज़ ने, क्योंकि जो ओल्ड क्रिश्चियंस थे, जो कि एंसेस्ट्री जिनकी क्रिश्चियन थी, जिनको ओरिजिनल मानते थे, उनको वो अलग रखते थे, लीगली अलग रखते थे। और जो नए कन्वर्ट्स थे, जूस, मुस्लिम्स या और भी किसी पेगन्स जो भी थे, उनको वो अलग रखना चाहते थे। उनको लीगल राइट्स सेम नहीं थे, सबके लीगल राइट्स अलग थे। तो अब कैसे डिफरेंशिएट करें? तो वो कास्टा वहाँ पे फिर यूज़ होना शुरू हो गया, जिसमें वो रेस की बात कर रहे थे। वहाँ पे भी वो नस्ल की बात नहीं कर रहे, रेस की बात कर रहे थे। अब ये वर्ड कॉमन लैंग्वेज में आने लगा। जब पोर्चुगीज़ इंडिया आए तो वही वर्ड, बारबोसा, ड्यूआर्ट बारबोसा की एक बुक है, पहली बार उसने प्रयोग किया था इस वर्ड का। उसने देखा कि कुछ अलग अलग उठते बैठते हैं या रहना सहना अलग है सबका, तो अलग उन्होंने बोला अलग अलग कास्टा हैं। उस समय भी डिवीज़न की उनका इंटेंशन नहीं था, उन्होंने खाली वर्णन ऐसा किया। अब ये शब्द ब्रिटिश ने एंग्लिसाइज कर दिया, मतलब उसको इंपोर्ट कर लिया इंग्लिश लैंग्वेज में। अब ब्रिटिश जो थे उनका पर्पस, उनका क्या बोलते हैं, अभिप्राय अलग था इसमें। उनका ये था कि देखिए क्रिश्चियन सोसाइटी में जो हायरार्की होती है वो इज़ डिवाइनली ऑर्डेन्ड। उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है फ्यूडल सिस्टम था पहले उनका, उसके पहले और भी देख लीजिए तो जो इनहेरिटेंस था वो भी बाय बर्थ थी, टाइटल्स भी बर्थ से थे, मतलब धर्म तो अलग होता है, इनहेरिटेंस लीगली इंस्टीट्यूशनली उनकी सोसाइटी वैसी ही थी। जब वो भारत आए तो उनको लगा कि इनकी सोसाइटी, इनका समाज बहुत अव्यवस्थित है, अब इनको व्यवस्थित करना हमारा उत्तरदायित्व है, क्योंकि ये तो एक ये ओरिएंटलिस्ट व्यू इसको मानते हैं कि ये तो अगर इनको हम सिविलाइज्ड मान लेंगे तो हम इनके ऊपर राज कैसे करेंगे। तो इनको दिखाना था कि हम अनसिविलाइज्ड हैं। तो इतनी सारी जब उन्होंने सर्वे करना शुरू किया तो ये हर्बर्ट होप रिजली का नाम बहुत कॉमनली आता है। वो उन्होंने ये काम और भी कुछ एक रॉबर्ट वेन रसल थे, ऐसे कई सारे थे जिन्होंने सर्वेयर्स किया। उन्होंने खुद ये डॉक्यूमेंट किया है अलग अलग क्षेत्रों का कि इतनी जातियां हम गिन गिन के थक गए। हर्बर्ट रिजली ने खुद अपनी जो बुक है पीपल ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने खुद ये लिखा है कि इतनी जातियां हैं कि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते वर्णों में। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उसके बाद उन्होंने कास्ट सिस्टम बनाया है कि इसको हम पैक कर दें, जिससे कि हम अब इनको दिखाएंगे कि ये पिछवाड़े हैं, मतलब ये थोड़े पीछे हैं, ये अभी इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं, हम इनको रिफॉर्म करेंगे। और उसके पर्पस से उन्होंने कैटेगरीज में बाइंड करना शुरू कर दिया हिंदूज़ को कि हम इन 4 वर्णों में सारी जातियों को मैप कर देंगे। एंड फोर्सिबली लोगों को मेंशन करना पड़ा कि वो कौन से कास्ट के हैं, जो कि पहले नहीं होता था हमारी संस्कृति में। जी हरि जी, मैं चाहूँगा संक्षेप में, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। I understand. समय में Quickly, I tell you, see the idea of casta in the Iberian languages of both Portuguese and Spanish means the idea of chastity, being chaste, purity, chastity का उसका उल्लेख है। Now ये पहले बार यूरोप में 1297 में सेंट थॉमस एक्विनास उन्होंने ग्रेट चेन बनाया, वर्टिकल चेन बनाया, वहाँ पोप सर्व ऊपर था, उसके बाद राजा, उसके बाद एबट, सब कुछ बनाया, और अंत में बॉटम में
वो जिप्सी जो भारत से है उनको अंत में लास्ट में डाला. इट्स कॉल्ड द ग्रेट चेन. वी रिटन अबाउट दिस इन कपल ऑफ आवर बुक्स. दैट्स वन. द सेकंड, सो ही मेड अ वर्टिकल चेन. क्योंकि जब आइबेरिया 50% इस्लाम था, 50% क्रिश्चियन था. जो क्रिश्चियंस था वो हजारों साल से वो प्योर है, और जो इस्लाम का लोग है, जो क्रिश्चियन कन्वर्ट हो रहे थे इंक्विजिशन के बारे में, वो लोग इम्प्योर है. सो वो फर्क अंतर दिखाने के लिए उन्होंने बनाया, वो ग्रेट चेन बनाया. एक जब 1500s में जब वो न्यू मैक्सिको गया स्पेनिश ने, वहाँ उनके लिए ब्लैक, वाइट, येलो, रेड वो सब रेस का कलर मिला. और उनका जो मैरिज से होते हैं वो 21-22 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चिल्ड्रन पैदा हुआ. उसको मुलाटो कहते हैं. उस मुलाटो को रेंजिंग करने के लिए एक चित्र ही बनाना, पेंटिंग ही बनाया, और उसके लिए सबको लिए नाम दिया. दैट इज इन 1500s. उसके बाद 1600s में जब पोर्चुगीज गोवा और सब कुछ आया, वहाँ भी इंक्विजिशन किया. तब उस कास्ता को अल्बुकर्क के बाद इम्पोजिशन किया, और उसके बाद 1870s में ब्रिटिश उसको भी प्रयोग किया. लेकिन हमारा सिस्टम था जाति, वर्ण, आश्रम. तीन चीज है, जाति, वर्ण, आश्रम. वो जाति, वर्ण, आश्रम हमारे लिए हॉरिजॉन्टल था. बिल्कुल. ग्रेट चेन वर्टिकल था. सो जो हॉरिजॉन्टल सिस्टम को वर्टिकलाइज कर दिया 1870s में. दैट इज द चेंज दैट हैपेंड. बिल्कुल. हरि जी, आपने जाति के पीछे कास्ट का जो फ्रेम है और उसकी यात्रा, उसकी संकल्पना और भारत में उसके आने का विषय रखा. अब मैं सत्र के हम बिल्कुल अंतिम चरण में हैं. मैं जो श्रोता हैं उनकी ओर यदि कुछ प्रश्न हैं पैनल के लिए, तो मैं ये प्रश्नों के लिए खोलूँगा सत्र को. जी, अपने नाम के साथ आरंभ कर सकते हैं. कोई माइक हो तो कृपया अपने नाम के साथ, परिचय के साथ, और प्रश्न को संक्षिप्त रखेंगे, टिप्पणी नहीं, प्रश्न. जी नमस्कार, मैं राकेश, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय से हूँ, पत्रकारिता विभाग में. मेरा कहना है कि इतिहास के लेखन में क्रोनोलॉजी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, जो लेखन की प्रक्रिया है, और हम उस क्रोनोलॉजी से बाहर हो जाते हैं, तब जो है मिथ्यावाद की बात आती है, मिथ की बात आती है. तो क्या यह वितंडावाद कब से खड़ा किया गया, क्या यह जायज़ है? मेरा यही सवाल. किससे प्रश्न, किससे है आपका प्रश्न? हरि जी से. हरि जी. कैन यू जस्ट रीफ्रेज दिस क्वेश्चन? आपने पूछा कि जो क्रोनोलॉजी है, आप रिपीट कर दीजिए एक बार. हेमा जी का कहना है इतिहास लेखन में जो क्रोनोलॉजी है, उसी क्रोनोलॉजी के जो मतलब पैमाना है, उसी के आधार पर हमारे इतिहास को कहा जाता है कि मिथ है, पौराणिकता को मिथ में बदल दिया जाता है. तो क्या इतिहास लेखन का यह जो वितंडावाद खड़ा किया गया, क्या यह जायज है? क्या क्रोनोलॉजी का आग्रह इतिहास लेखन में, उस कसौटी पे भारतीय इतिहास खारिज हो जाता है? क्या ये भी अलग तरह का प्रोपेगेंडा है? यही प्रश्न है जी. अच्छा, ये अगर एक्चुअली इसका प्रॉब्लम जैसे वो हिस्टोरियोग्राफी का डिफरेंस है, तो 700 साल में आप अच्छी से दे सकते हैं डेट्स और किंग्स के सीक्वेंस, और हमारे इतिहास में इट इज़ अबाउट ए पर्टिकुलर इवेंट, यानी कि महाभारत का सिचुएशन या फिर रामायण का सिचुएशन, वो इतिहास है. लेकिन हमारे पास भी क्रोनोलॉजी एक तरीके से है, क्योंकि पुराणों में वंशज, पुराणों के 5 लक्षण होते हैं. तो पुराण में पहला लक्षण, हर पुराण को सृष्टि से लेकर हिस्ट्री आज तक जो घटनाएं हुई है, वो सबको एक अपने अपने पुराण अलग अलग रूप से, कोई पुराण अगर शिव पुराण है तो शिव को फोकस में रखकर ये चीज़ बताएंगी, जो विष्णु पुराण है विष्णु को फोकस में रख के. तो ऐसे एक लक्षण है, और उसमें एक लक्षण ये भी है वंशज. तो वंशज उसमें आती है, तो लीनिएज और डायनेस्टी, तो चंद्रवंश या सूर्यवंश और कई और अन्य सारे वंश भी आते हैं उसमें. और ये सब अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, ये पुराण क्या है, पुराण है लेकिन नए भी हैं.
क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ती गई समय तो ये पुराण इनको बढ़ाया गया, जुड़ाया गया, वंशज और आगे की सभी जो घटनाएं थी उनको भी जोड़ दिया गया। लेकिन एक पॉइंट में ये बंद हो गया, हमारे ट्रेडिशन में पुराणों को नया बनाना और रेलेवेंट बनाना बंद हो गया, तो उसके आगे की क्रोनोलॉजी और लीनेज उसमें नहीं जुड़ी। लेकिन उसके आगे की क्रोनोलॉजी और लीनेज हमें कई और लोकल रीजनल इसमें मिलते हैं, जैसे कि कश्मीर के इसमें मिलती जी। है, कई कई ऐसे गुप्ता और नंदा ऐसे यू फाइंड थोड़े बहुत लीनिएजेस। तो ये सबको इकट्ठा करके भारत का बनाना actually it's going to be very difficult. जी। We may have to study it, but it doesn't make it कि भारत में नहीं है। There are 22 types of documenting भारतीय इतिहास, और ये अलग है, each one does it in a different style. अगर आपको देखना हो तो even शिल्प लेखा जो है, stone, the inscriptions, they are also a form of documenting history. ये राजा ने ये दिन ये किया, so ये सारा अगर आप इकट्ठा करोगे तो आपको इतिहास मिल जाएगा वो भी। तो व्याख्यान, उपाख्यान, ये वो 22 types we have listed out. is also chronology. Sankalpa is also a form of history. It's a history of time. So we have various types जी, of बिल्कुल। history. We have put this up in as a blog article which we shared with sir. It's available in our blog. Those who want can go to the Bharat Gyan blog. It's the latest article which we put up yesterday. बिल्कुल। That image is there. जी, आप शायद, समय बहुत कम है, संक्षेप में। बिल्कुल छोटा सा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हरी। माय just humble submission and humble question is, you said there are two type of histories which can be documented text in the form of history. One is Ramayana and other is Mahabharata. I partially got my answer when ma'am addressed this. How do you place Kallan's Raj Sarangani, because it belongs to the same era? So how do you place that particular document in the chronology of history? And one brief question, as it's being done in the history, that the history is being written in many ways, as you said, in Shilp Lekhas, in text, in Shila Lakes and all that. Do you think that the kind of history that we are creating today in the era of social media, will that be an authentic document for reading history, I'll say 100 years down the line? Sir, this is the point I thought of also myself some time back. During the independent struggle, जो भी लेटर जो मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा या वीर सावरकर लिखा, वो लेटर अभी मिल रही है हमें, सो वी कैन रिक्रिएट हिस्ट्री। आज तो है वो सब ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज में जा रही है, उसका हम एक्सेस भी नहीं होती। सो इट्स गोना बी डिफिकल्ट इन द डिजिटल एज to document history if we don't have a composite system. Because while digital footprint is there, private access for historians to prepare is going to be a real problem. Because it's an age-specific, data transmission-specific problem. We are going to face this problem in reality in the next 10, 20 years. It's going to be difficult unless it's documented. And as he says, there are 22 varieties of history. We got through the ages, beautifully we got it system. That is why even when all our palm leaf manuscripts are burnt, we are able to prepare them. बिल्कुल, बिल्कुल। Before we want to thank Sri Ankur Pathak ji for calling us all the way from Chennai for this event. Very, very kind of him, and it's been a pleasure meeting you all, pleasure interacting with all of you. Of course, our friendship goes back 10 years and more. बिल्कुल। मैं इस सत्र में आप सभी के प्रतिभाग का धन्यवाद करता हुआ इसका समारोप इस तरह से करूंगा कि आज अभी जो प्रश्न अंत में जो आया, हाँ स्वामी जी जरा जल्दी से वो प्रश्न करेंगे और किन से आपका प्रश्न है, क्योंकि हम सत्र के समय से आगे जा रहे हैं, जरा जल्दी। मेरा प्रश्न है, ऐतिहासिक तथ्य और पौराणिक तथ्यों में क्या अंतर है? इतिहास और पुराण में अंतर क्या है? नहीं, पुराण, इतिहास और पुराण में, इतिहास जैसे बताया ये ऐसे हुआ तो आंखों देखा हाल और वो घटना से जुड़ी, वो समय से जुड़ी जो सारे बात है
आते हैं, उसमें कई ऐसे उपाख्यान और पुरानी चीज़ भी आते हैं। इनफैक्ट उसमें भी रेफरेंस महाभारत में मार्कंडेय ऋषि ने जो बताया ऐसे वो भी आते हैं। राम सेतु का वर्णन महाभारत में आता है। हाँ, महाभारत के समय में पांडवों को भी बताया गया, तो वैसे भी आते हैं। लेकिन पुराणों का मेन चीज़ है 5 लक्षण, तो वो 5 लक्षण से होते हैं तो वो, और ये सिस्टम जो बनाया गया ये वेद व्यास जी का, एक्चुअली महाभारत इतिहास और वही समय वेद और वही समय पुराण का भी ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। तो पुराण में वेरी क्लियर कि 5 लक्षण होने चाहिए जो सृष्टि से लेकर होती है, और फिर वंशज का भी मेन पॉइंट है जी। और ये पुराण क्या होता है, ये इसमें रूपक ज़्यादा होता है, जबकि इतिहास में रूपक कम और फैक्ट्स तथ्य है। पुराण में तथ्य है लेकिन रूपक तौर से बताए गए हैं, और है बहुत सारे महाभूत उनके बारे में जो लिखा गया है। जी जी। बात तो ये होता आपका है। अच्छा और है, कुछ इस प्रश्न का और प्रतिप्रश्न होंगे तो आप सभागार में ही अपने अतिथि उपस्थित हैं, आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं इस सत्र के अंत में केवल ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही विचारोत्तेजक और विषय की जटिलताओं को सुलझाने वाला ये सत्र था। हम समझ सकते हैं कि इतिहास जो रूखा या एकांगी हो सकता है, हमने उसे सहेजा तो कथाओं के साथ, बिंबों के साथ, अलंकारों के साथ, वो अलग तरह की मेधा और गुणवत्ता की मांग रखता है, उसे गल्प कह के खारिज नहीं कर सकते आप। और औपनिवेशिकता की कहानी तो ऐसी है कि जो हमला करने आए थे, दास बनाने आए थे, ब्रिटिशर्स की जो रानी थी, वो रानी चली गई मगर कहारों ने वो पालकी ढोना बाकी रखा। और ये जो थ्योरी है हमें बांटने वाली कि भारत पर एक आक्रमण हुआ था, इस क्षेत्र पर बाहर से लोग आए थे, आर्य कुछ और थे, द्रविड़ कुछ और थे, ये विषय भी इससे जुड़ता है। आर्य बाहर से आए थे, हम भी बाहर से आए हैं। वो ऊंचे गोरे थे, हम भी ऊंचे गोरे हैं। उनकी आंखें नीली थीं, हमारी भी आंखें नीली हैं। उन्होंने तुम पर राज किया, हमें भी तुम पर राज करने दो, तुम तो हो ही गुलाम बनने के लिए। तो ये दासता की कहानी इतिहास को राजनीतिक उपकरण के तौर पर कैसे प्रयोग करती है, ये कुछ ऐसी ही कहानी थी। और अंत में जो कहा कि शिल्प से भी इतिहास लिखा जाता है, मैं कहूँगा आज की पीढ़ी अगर वो एक छोटा सा मीम बनाती है या पोस्टर बनाती है तो पत्थर पर उसे नहीं उकेरती, आज साधन बदल गए हैं। वो एक छोटा सा मीम बनाती है कि राहुल गांधी 95 बार लॉन्च हो चुके हैं मगर ये फ्लॉप रहे हैं। इसमें चुटकुला हो सकता है, शैली अलग हो सकती है, मगर तथ्य तार्किकता के साथ ये भी इतिहास ही है। तो इस थोड़े से छोटे से परिहास के साथ हम इतिहास की चर्चा पूरी करते हैं। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।